नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको कृषि की उत्पत्ति के भाग 5 के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने कृषि की उत्पत्ति के भाग 4 के बारे में अध्ययन किया था। आज हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं इसके भाग 5 के बारे में। इसमें आज हम अध्ययन करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में फसलों का विस्फुरण या डिफ्यूजन किस तरह से हुआ प्री हिस्टोरिक पीरियड में। पौधों की विभिन्न जातियां विभिन्न जीन केंद्रों पर नवपाषाण काल में पाली गई थी। तो पौधों की जो विभिन्न जातियां हैं अलग अलग जीन केंद्रों पर नवपाषाण काल में पाली गई थी। आसपास एवं दूर दराज के क्षेत्रों में इनके फैलाव व विस्फुरण की प्रक्रिया मानव सभ्यता के आरंभिक चरणों के दौरान अत्यंत धीमी थी। तो जो आसपास के क्षेत्र थे या दूर दराज के क्षेत्र थे वहां पर इनके फैलने की जो प्रक्रिया थी वो प्रारंभ के चरणों में उसकी जो गति थी वो बहुत ही धीमी थी। पौधों व पशुओं के पालन में दक्षिण पश्चिम एशिया का चंद्रफाक क्षेत्र कदाचित अत्यंत प्राचीन व प्रधान केंद्र था। तो जो पौधों और पशुओं के पालन में जो था दक्षिण पश्चिम एशिया का चंद्रफाक क्षेत्र जिसे क्रिसेंट के नाम से जाना जाता है, वो जो क्षेत्र था वो प्राचीन और प्रधान केंद्र था। यहां से ही गेहूं व जौ जैसे अन्न के दानों का विस्फुरण भूमध्य सागर के पार डैन्यूब नदी तक हुआ। इसी क्षेत्र से यानी चंद्रफाक क्षेत्र से ही गेहूं और जौ जैसे जो अन्न के दाने थे उनका फैलाव भूमध्य सागर के पार डैन्यूब नदी पर तक हुआ। और ये जो चंद्रफाक क्षेत्र था वो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। डैन्यूब बेसिन से कृषि का प्रसार लगभग 3000 ईस्वी पूर्व बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर तक जा पहुंचा। तो डैन्यूब बेसिन से क्या हुआ, कृषि का प्रसार बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर तक चला गया। सर्वप्रथम फसलों की खेती का आरंभ यूक्रेन मास्को मैदान में 2500 ईस्वी पूर्व हुआ। खेती प्रसरण डैन्यूब बेसिन से आगे पश्चिम की ओर फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, स्पेन व पुर्तगाल तक 4000 और 3000 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ। तो यहाँ इस समय 4000 से 3000 ईस्वी पूर्व के मध्य जो फैलाव हुआ वो खेती का प्रसार हुआ। दक्षिण पश्चिम एशिया के चंद्रफाक कृषि क्षेत्र से कृषि का पूर्व की ओर भी प्रसारण बाद की घटना है। तो वहां से जो चंद्रफाक क्षेत्र था उससे पूर्व की तरफ भी इसका प्रसार हुआ, लेकिन वो बाद की घटना है, परंतु इसके पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो पूर्व की तरफ जो फैलाव हुआ उसके जो प्रमाण है वो अभी उपलब्ध नहीं है कि लगभग 3000 ईस्वी पूर्व तक गेहूं व जौ की कृषि ईरान की उत्तरी सीमा वर्तमान अजरबैजान तक जा पहुंची थी। तो इस बात के पर्याप्त प्रमाण अभी उपलब्ध नहीं है कि 3000 ईस्वी पूर्व तक जो और गेहूं की जो कृषि थी वो ईरान की उत्तरी सीमा या वर्तमान में जिसको हम अजरबैजान कह रहे हैं वहां तक पहुंच गई थी। यहाँ इस क्षेत्र पर या इस स्लाइड में डैन्यूब बेसिन को दिखाया गया है मानचित्र के माध्यम से। भारत के उपमहाद्वीप में पौधों व पशुओं के पालन की क्रिया का प्राचीनतम प्रमाण उत्तरी पश्चिमी भागों में बलूचिस्तान की पहाड़ियों व सिंधु घाटी में उपलब्ध है। वहां के मानव पुरातात्विक प्रमाणों से प्रकट होता है कि लगभग 3500 ईस्वी पूर्व में उत्तर में जौब घाटी से दक्षिण में मकरान तट तक विस्तृत क्षेत्र में कृषक समाज थे। तो पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर यह सूचना प्राप्त हुई कि जौब घाटी में दक्षिण में जो मकरान तट तक जो था वहां तक कृषक समाज या कृषि करने वाले लोग फैले हुए थे। ईस्वी पूर्व 3000 तक निचले सिंधु के मैदान में ये कृषक बस चुके थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसार उत्तर में
हिमाचल के पद्य पश्चिम क्षेत्र से पूर्व के यमुना नदी तक, दक्षिण में नर्मदा और पश्चिम में मकरान तट तक विस्तृत था। परंतु इस सभ्यता के अधिकांश अधिवास सिंधु व उसकी शाखाओं के तटों पर थे। सिंधु घाटी की उपजों व मवेशी का प्रसारण यहाँ दक्षिण पश्चिम एशिया से हुआ, यद्यपि गन्ना व फलियां यहाँ की आदि उपजें हैं। तो सिंधु घाटी की जो उपज थी वह मवेशी का प्रसार था, वो दक्षिण पश्चिम एशिया से हुआ, और यहाँ की जो मुख्य उपज थी वो गन्ना और फलियां थी। सिंधु घाटी के कृषकों द्वारा उत्पन्न मुख्य फसलों में गेहूं, जौ, गन्ना, मटर, चना और खजूर थी। तो सिंधु घाटी के जो कृषक थे वो मुख्य रूप से गेहूं, जौ, गन्ना, मटर, चना, खजूर इत्यादि की खेती किया करते थे। कपास यहाँ 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास पहुंची और अफ्रीका की मूल उपजें रागी व बाजरा दक्षिण भारत में 1500 ईस्वी पूर्व उपजाई जाती थी। तो जो कपास का प्रसार था यहाँ पर वो भी 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ, और दक्षिण भारत में लगभग रागी व बाजरा जो थी 1500 ईस्वी पूर्व उगाई जाने लगी थी। गंगा की घाटी में कृषि प्रसार प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में पर्याप्त धीमा हुआ प्रतीत होता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में जो गंगा की घाटी में कृषि का जो फैलाव था वो बहुत ही धीमी गति से था। वैदिक साहित्य में लौह उपयोग का संदर्भ बार बार आया है। तो वैदिक साहित्य की अगर बात हम करेंगे तो वहां लोहे का जो उपयोग है वो बार बार आता है। भूमि को अनेक बार जोतकर बीज बोए गए और अनेक प्रकार के अनाज, तरकारियां, फल, मांस व दूध उस काल में भोजन का प्रधान अंग थे। तो उस काल में क्या था, भोजन का जो प्रधान अंग थे वो अनाज, सब्जियां, फल, मांस, दूध आदि भोजन के प्रधान अंग थे। फसलों को क्रमवार उपजाने यानी फसलों को क्रम से उपजाने, एक के बाद एक, और कदाचित खेतों को खाली या पड़ती रखने की प्रथा भी थी। तो उस टाइम में भी लोगों को ये ज्ञान था कि वो खेतों को फसलों को जो है खेतों को पड़ती छोड़े और फसलों को क्रम से उगाएं, और गोबर की खाद काम में ली जाती थी। चीन के जीन केंद्र पर कृषि के प्रमाण सर्वप्रथम देश के उत्तरी भाग में मध्य वोंगो के लोएस उच्च प्रदेश में मिले हैं। कदाचित इस क्षेत्र में खेती 6000 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुई। यहाँ सोरगम, मोटे अनाज, सोयाबीन मुख्य उपज थी। तो यहाँ का जो मुख्य उपज थी वो सोरगम, मोटे अनाज और सोयाबीन थी, और किसान स्थानांतरित कृषि अपना चुके थे। तो यहाँ पर इस समय में जो किसान थे वो स्थानांतरित खेती करते थे, यानी एक जगह पर कृषि की और उसके बाद में उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे जगह पर वो कृषि करने के लिए चले जाते थे। ये बाद में उत्तर की ओर कोरिया, मंचूरिया व जापान तथा दक्षिण में यांगटीसी क्यांग घाटी में प्रसारित हुए। धीरे धीरे इनका फैलाव जो है वो कोरिया, मंचूरिया, जापान तथा यांगटीसी क्यांग घाटी तक हो गया। दक्षिण पूर्व एशिया के जीन केंद्र से दक्षिणी चीन में चावल, केला, यम, गन्ना, पानक ने प्रवेश किया, और कदाचित दक्षिणी पश्चिमी एशिया व मध्य एशिया से अंगूर की बेल, भेड़ बकरी और मवेशी चीन को प्राप्त हुई, जबकि सुअर पालन स्थानीय था। तो इस तरह से जो सुअर पालन स्थानीय था और अन्य चीजों का यहाँ पर जो है फैलाव शुरू हो गया। थाईलैंड की स्प्लिट कंदराओं से उपलब्ध पुरातात्विक प्रमाण लगभग 7000 ईसा पूर्व के हैं। तो थाईलैंड की जो स्प्लिट कंदराएं थी उनसे जो प्रमाण प्राप्त हुए वो 7000 ईसा पूर्व के हैं। दक्षिण पूर्व एशिया से चावल का प्रसारण दक्षिण चीन व मलेशिया की ओर हुआ। तो जो चावल का फैलाव था वो दक्षिण पूर्व एशिया से दक्षिणी चीन और मलेशिया की ओर हुआ था। आर्द्र चावल कृषि का विकास और उसका प्रतिरोपण बहुत बाद की घटना है।
बेबीलोन के जीन केंद्र में वर्णित सूचना के आधार पर पौध पालन के 2 स्वतंत्र केंद्र थे, एक पश्चिमी सूडान में और दूसरा इथोपिया में। तो बेबीलोन के जो जीन केंद्र थे उस पे जो सूचना प्राप्त थी उसके आधार पर पौध पालन के जो 2 केंद्र थे जो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे, जिसमें एक था पश्चिमी सूडान में और दूसरा था इथोपिया में। पुरानी दुनिया में पौधों व पशुपालन आरंभ होने से पूर्व अमेरिका में मानव का प्रवेश बेरिंग जलडमरू मध्य को पार कर हुआ, अतएव वहां कृषि स्वतंत्र रूप से विकसित क्रिया रही। तो पुरानी दुनिया में जो पौधों और पशुपालन आरंभ होने से पूर्व अमेरिका में मानव का जो प्रवेश था वो बेरिंग जलडमरू मध्य को पार कर हुआ, इसलिए वहां पर जो कृषि का विकास हुआ वो स्वतंत्र रूप से हुआ। मक्का, कोको, सूर्यमुखी, पानक, फलियां, मैनियोक, आलू, मूंगफली वहां की प्रधान उपजें थी। कृषि का प्रधान उपकरण भूमि गोदने की छड़ी थी। उस समय जो कृषि का जो प्रधान उपकरण था वो कृषि गोदने की छड़ी थी और हल यूरोप वासियों द्वारा यहाँ 16वीं शताब्दी के आरंभ में लाया गया। तो प्रारंभ में तो जो कृषि का प्रधान उपकरण था वो भूमि को गोदने की छड़ी थी, फिर धीरे धीरे यूरोप वासियों के द्वारा 16वीं शताब्दी में हल को भी प्रयोग में लिया जाने लगा। दक्षिणी अमेरिका में पेरू व पड़ोसी क्षेत्र में आरारोट, पाइनएप्पल, पानक, फलियां, आलू, टमाटर, मिर्च, मूंगफली व अनेक कंद उपजाए जाते थे। यहाँ इस स्लाइड पे देख रहे हैं, ये भूमि को गोदने की छड़ी को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं कि मध्य युग के दौरान फसलों का प्रसार किस तरह से हुआ, किस तरह से। इससे पहले हमने देखा प्रागैतिहासिक काल में फसलों का प्रसार कैसे हुआ, अब हम देख रहे हैं मध्य युग के दौरान फसलों का प्रसार किस प्रकार हुआ। तो ईसा काल के आरंभ होते दक्षिणी एशिया, यूरोप, अफ्रीका, भारत, चीन व दक्षिणी पूर्वी एशिया में परस्पर पौधों की अदला बदली पर्याप्त रूप में देखी गई। तो इस समय क्या हुआ, जो परस्पर रूप से फसलों की जो अदला बदली थी पौधों की वो भी प्रारंभ हो गई थी। रोमन काल तक पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र में पशुपालन एवं कृषि उपजे अपनी जड़ें भली प्रकार जमा चुकी थी। तो रोमन काल की यदि बात की जाए तो रोमन काल में क्या था, पश्चिमी यूरोप का जो क्षेत्र था उसमें पशुपालन और कृषि की जो उपजे थी वो अपनी जड़ें जमा चुकी थी, यानी बिल्कुल अच्छी तरह से वो वहां पर सेट हो चुकी थी। रोमन साम्राज्य में जैतून व अंगूर की बेलें स्थायी बन चुकी थी और अनाज व दालों का उत्पादन वार्षिक था। तो रोमन साम्राज्य की बात करें तो उस समय जैतून व अंगूर की बेल भी वहां स्थायी रूप से बन चुकी थी और वहां पर अनाज और दालों का उत्पादन भी होने लगा था। 8वीं व 9वीं शताब्दी में अरबों ने दक्षिणी पूर्वी एशिया से पूर्वी अफ्रीकी देशों में ले जाकर चावल, खट्टे मीठे फल, आम, नारियल, ककड़ी, केला और अनेक देसी पौधों को उपजाया। तो 8वीं और 9वीं शताब्दी में क्या किया, अरबों ने दक्षिणी पूर्वी एशिया से पूर्वी अफ्रीकी देशों में जाकर के विभिन्न प्रकार के खट्टे फल, आम, नारियल, ककड़ी, केला और बहुत सारे देसी पौधों को उपजाया, क्योंकि वहां पर इस समय क्या हो गया था कि फसलों का जो अदला बदली का जो काम था वो शुरू हो गया था। इंडोनेशिया, मलेशिया व थाई देश के व्यापारी हिंद महासागर को लांघकर मेडागास्कर जा पहुंचे और वे अपने साथ चावल, केला, तारो व यम ले गए। तो इंडोनेशिया, मलेशिया और थाई देश के जितने भी व्यापारी थे उन्होंने हिंद महासागर की सीमा को लांघ लिया और लांघ करके वो मेडागास्कर तक चले गए और मेडागास्कर तक वहां उन्होंने चावल, केला, तारो इस तरह की जो फसलें थी उनको उगाना शुरू कर दिया था। अरबी व्यापारियों ने ही चीन व पड़ोसी देशों में गेहूं, लिनसीड, सीसामन, फ्लैक्स व फलियों का
विस्फोरण किया। तो अरबी जो व्यापारी थे उन्होंने ही चीन और उसके आसपास के जो देश थे वहां पर बहुत सी फसलों का विस्फोरण या फैलाव किया। आविष्कार के महान युग के दौरान 13वीं से 17वीं शताब्दी तक विशेषतः स्पेन, पुर्तगाल, इटली, हॉलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन व स्कैंडिनेविया देशों में समुद्री मार्गों को खोज निकाला। तो ये आविष्कार का जो महान युग था अर्थात वो कहलाता था 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक का जो क्षेत्र था, जो काल था, वो आविष्कार का महान युग कहलाता था। और इस समय में क्या हुआ, समुद्री मार्ग भी जो थे वो खोजे जा चुके थे। उन्होंने नई दुनिया यानी उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका को भी खोजा। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आशा अंतरिक्ष होता हुआ भारत जा पहुंचा। तो वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंच चुका था। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका को खोज निकाला और 1521 ईस्वी में नाविक मैगलन ने दुनिया का चक्कर लगाया। तो इस समय जो समुद्री मार्गों की खोज थी वो भी प्रारंभ हो चुकी थी। इन नाविकों द्वारा अमेरिकी उपजों को एशिया व यूरोप और यूरोप एशिया की उपजें अमेरिका में ले जाकर विस्फोरण में सहायता पहुंचाई। तो इन नाविकों ने जो खोजें की, उन खोजों के आधार पर ही एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जो फसलों का फैलाव था वो प्रारंभ हुआ, या ऐसे कह सकते हैं इन्हीं के कारण ऐसा संभव हुआ। इस प्रकार इस काल में विश्व के कृषि प्रदेशों की फसलों के जटिल प्रारूप की शुरुआत हुई। तो इस समय जो इस तरह की जो अदला बदली थी उसी के फलस्वरूप कृषि प्रदेशों की फसलों का जटिल प्रारूप हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है और इस स्लाइड पर बुक रेफरेंस या पुस्तक संदर्भ दिया गया है कि यदि आप कृषि भूगोल से संबंधित किसी अन्य विषय का विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो यहाँ ये पुस्तक संदर्भ दिया गया है। और अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कृषि की उत्पत्ति से संबंधित इसका भाग 6 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और कृषि की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें इससे संबंधित पूरे भागों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये एक विस्तृत अध्ययन है। अंत में पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।